बिहार भगवान बुद्ध और महावीर आप सबों का स्वागत करते हैं आज के श्री हिरणमय पांड्या जी का, जो चेयरमैन है L20 ग्रुप का और प्रेसिडेंट भारतीय मजदूर संघ के। साथ में हमारे साथ बैठे हुए हैं सुरेंद्र पांडे जी, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी भारतीय मजदूर संघ, और अमित कुमार जी हैं जो मीडिया कोऑर्डिनेटर। ये आज का दिन जो है बिहार के लिए बहुत ही गौरव का दिन है कि L20 G20 की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है। मैं थोड़ा सा परिचय करा दूं हिरणमय पांड्या जी का। ये मूलतः गुजरात बड़ोदरा से हैं और पेशे से केमिकल इंजीनियर भी रह चुके हैं सर। और इनके साथ में जो सुरेंद्र पांडे जी हैं, ये छत्तीसगढ़ के हैं। तो मैं आपका स्वागत करता हूं, साथ ही मीडिया बंधुओं का भी स्वागत करता हूं और अपेक्षा रखता हूं आप लोगों से। अभी तक हमें बहुत सहयोग मिल रहा है इस G20 L20 की बैठक को लेके। डेली आप ये समाचार पत्रों में काफ़ी पॉजिटिव खबर दे रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इस तरह से ही हमें आपका सकारात्मक सहयोग ये जो 2 दिन तक चलेगी बैठक उसमें मिलता रहेगा। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हम कर रहे हैं, सबसे पहले चेयरमैन सर आपको अपनी बात रखेंगे, उसके बाद बारी बारी से एक एक करके आप प्रश्न उत्तर पूछ सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं है, थोड़ा सा ये करेंगे कि थोड़ी सी अगर शांति बनाए रखते हैं तो और अच्छे प्रश्नों का किए जा सकते हैं। और मैं ये भी चाहूँगा कि प्रिंट मीडिया के जो बंधु हैं वो पीछे रह गए, उनको भी हम पर्याप्त मौका देने की कोशिश करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आप सबों का स्वागत करता हूं आज के महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में। थैंक यू। मैं पंड्या सर से निवेदन करता हूं कि वो L20 G20 के संबंध में अपना विषय आपके सामने रखेंगे। जी धन्यवाद मालवीय साहब, थैंक यू। पवन जी थैंक यू। सभी को मेरा नमस्कार। आप मीडिया के सभी बंधु भगिनी यहाँ पर उपस्थित है। मैं L20 चेयर के नाते आप सबका स्वागत करता हूँ और आप सबको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस बुलाई हुई हमारी पत्रकार वार्ता में आप उपस्थित रहे हैं और आपका बहुमूल्य समय दिया है। मुझे आशा है कि आज कल के जैसे अखबार और अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी में इस प्रकार की आज की जो खबर है, जो इस प्रकार की न्यूज़ है, वो अच्छी तरह से पूरे बिहार, पूरे भारत और पूरे विश्व में प्रसारित होने जा रही है। आप सबको जानकारी है कि पिछले 1 वर्ष से, मतलब 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता भारत देश को प्राप्त हुई है। यानी भारत उसकी मेज़बानी करने वाला है और अभी कर रहा है। इसके अंतर्गत आई हुई कई 20s चलती है, बिजनेस 20, वुमन 20, सिविल 20, थिंक 20, इसी प्रकार से L20 यानी लेबर 20 भी है। इस लेबर 20 की अध्यक्षता सौभाग्यवश आज मेरे पास है, जो कि भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय अध्यक्ष के नाते हो रहा है। ये इसलिए भी है कि जितने भी सारे भारतवर्ष के ट्रेड यूनियन नेशनल लेवल पर कार्यरत है, उन सभी में से पिछले वर्षों में जो वेरिफिकेशन सदस्यता सत्यापन होता है, उसके आधारित जो सबसे नंबर 1 पर रहता है, उसी के अध्यक्ष को इसकी अध्यक्षता करने का मौका मिलता है। इसीलिए इस पद के कारण आज आप सबके बीच में है। मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है कि इस बहुत बड़ी अच्छी पटना नगरी बिहार प्रांत की, जिसमें भगवान बुद्ध और महावीर के साथ साथ गंगा मैया भी यहाँ से निकट बह रही है, इसीलिए इसका एक त्रिवेणी संगम के नाते बहुत अच्छी तरह से
इस पटना की इस नगरी में L20 का शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। वैसे भारत देश की यजमानी के कारण G20 की अध्यक्षता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री कर रहे हैं और इस प्रकार से L20 इस प्रकार से सभी लोगों की एक बैठकें होती है। उसके साथ साथ चलते हुए एक सारा उसका वर्किंग ग्रुप भी बनता है। इसी को कहते हैं कि कई बार अपने इस विषय को लेकर L20 चलता है, हर एक मंत्रालय उससे जुड़ा हुआ है। यानी श्रम मंत्रालय इसी बात करे तो एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप ये भी रहता है, EWG। इस एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप EWG के अध्यक्षता अपने भारत सरकार के श्रम सचिव महोदया है माननीय श्रीमती जी आरती आहूजा, ये इनकी अध्यक्षता कर रहे हैं। और इसी के कारण ये सारी L20, G20, B20 सभी की बैठकें लगातार हो रही। इस दौरान दो का बहुत बड़ा महत्व है, बिजनेस 20 और L20, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैला हुआ कार्य और इसके कारण इस B20, L20 का ज़्यादा महत्व रह जाता है। और इसी के चलते हुए आप सबको जानकारी है कि इस 20 देशों में करीब 29 देश शामिल होते हैं, लेकिन साथ साथ उसके चलते हुए 7 से 8 कुछ प्रमुख देश है, उसको परमानेंट न्योता के कारण उसका एक मेहमान गेस्ट कंट्री के नाते बुलाया जा रहा है। उसी प्रकार से L20 में भी इस प्रकार से बुलाया जा रहा है। L20 की पहली बैठक, जिसको इस भाषा में इंसेप्शन कहते हैं, इंसेप्शन अमृतसर पंजाब में हुई और ये बड़ी अच्छी तरह से बैठक हुई और उसी के अंतर्गत करीब 21 देशों से करीब 32 लोगों की विदेश के लोग उपस्थित रहे। कुछ उसमें विदेश से एक्सपर्ट्स के नाते भी बुलाए, वो भी उपस्थित रहे। साथ में भारतवर्ष के भी ट्रेड यूनियन और साथ में भारतवर्ष के भी एक्सपर्ट्स, और इसी प्रकार से कुल मिला के 83 टोटल 83 लोग वहाँ पर अमृतसर इंसेप्शन मीटिंग में उपस्थित रहे। इंसेप्शन मीटिंग का भी एक स्टेटमेंट होता है जिसको अमृतसर स्टेटमेंट, अमृतसर डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता, वो 2023 में निकला इस प्रकार से। इसके पहले की अध्यक्षता यानी इंडोनेशिया ने की थी L20, और इसी प्रकार से करीब किस सालों से इस प्रकार से चलता है। आप सबको ज्ञात है ही कि पहले ये G7 के नाम से जाना जाता था, उसके बाद उसमें देश सम्मिलित होने के कारण अब G20 के नाम से जाना जाता है। और इसी की जो धीरे धीरे एक एक बैठक और L20 इस प्रकार से नई 20 जुड़ सकती है। इसी प्रकार से L20 और इस प्रकार से G20 चलते हुए दो हिस्सों के बड़े रहते हैं। एक अर्थ विषय लेके चलता है, इसीलिए फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी वित्तीय मंत्रालय, और दूसरा विदेश मंत्रालय। विदेश मंत्रालय के आधार पर पूरा उसका नाम दिया जाता है शेरपा ग्रुप, और उसी के आधार पर शेरपा के आधार पूरी G20 और उसकी बैठकें चलती। G20 के इतने में आते हुए भारत सरकार के सभी मंत्रालय जुड़े हुए रहते हैं, और इसी प्रकार से अलग अलग मंत्रालय के अंतर्गत अलग अलग 20 भी कुछ बनती है, और इसी के आधार पर सारी बातचीत वार्ता आगे चलती है। आज हम यहाँ पर समिट का विषय करने जा रहे हैं, यानी कल से 2 दिन के लिए 22 और 23 कल पूरा उद्घाटन होगा। बिहार के सम्माननीय आदरणीय राज्यपाल महोदय श्री इनका पूरी बैठक का उद्घाटन करेंगे। भारत सरकार के श्रम मंत्री माननीय भूपेंद्र यादव जी उसमें उपस्थित रहेंगे। बिहार सरकार के श्रम मंत्री भी उसमें शामिल रहेगी। भारत सरकार की श्रम सचिवा महोदया श्रीमती आरती आहूजा भी उसमें उपस्थित रहेगी। इस प्रकार से कल इस वातावरण में पूरी समिट की शुरुआत होगी और उसके आधार पर अन्य विषयों में चर्चा होगी। कुछ 5 टास्क फोर्स बनाए हैं। इस 5 टास्क फोर्स के अंदर विविध विषयों पर इस टास्क दिया गया है, इन पर भी चर्चा होगी। जो आएंगे या आ चुके हैं अभी भी, जो जितने विदेशी डेलीगेट से फॉरेन से जितने लोग आए हैं, वो सभी इन 5 टास्क फोर्स में अलग अलग काम करेंगे। भारत के भी कुछ लोग उसमें रहेंगे और उसके आधार पर अलग करेंगे। कुछ उसका स्केड्यूल भी इस प्रकार से बनता है जैसे कि उसका पूरा उद्घाटनीय सत्र रहता है, उसके बाद इस प्रकार से टास्क फोर्स की बैठकें होती है। कुछ एक्सपर्ट जिसको नॉलेज पार्टनर्स भी कहते हैं, इस नॉलेज पार्टनर्स भी इसके अंतर्गत सारी व्यवस्था एक्सपर्ट्स के नाते देख के अपना प्रेजेंटेशंस, अपनी बात रखने का उनको एक मौका होता है। वो सारी इन चीज़ों बातों पर आत्मा करेंगे, इन चर्चा करेंगे।
और जैसे कि हम सब जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष का और हर देश अपना कल्चर दिखाते हैं, तो इस प्रकार के इस अपने बिहार का भी पूरी कल्चर हम सब जानते हैं कि बिहार को पहले से एजुकेशन हब कहा जा रहा है। एजुकेशन हब के नाते हम जानते हैं, और इस यहाँ से भी आप जितने भी कहो शिक्षण प्रथा में, शिक्षक में पूरे बिहार के कुछ लोग आगे हैं, और उससे भी पुराना अधिकतम हम जाए तो नालंदा और शांति निकेतन ऐसी संस्था है, बहुत सारी प्रचलित है। इसके साथ साथ यहाँ का अपना बड़ा गुरुद्वारा जो हम माना जाता है पटना साहिब करके, बड़ा एकदम बुरा जानकार ज़्यादा है, और इसीलिए पटना का बड़ा म्यूज़ियम है। इस सारी व्यवस्था भी यहाँ की सरकार द्वारा इस व्यवस्था विदेश के आने आगंतुकों के लिए की गई है। इन सभी विदेशियों को अपने इस सांस्कृतिक धरोहर की पूरी जानकारी दी जाएगी, पूरी जानकारी के अवगत कराया जाएगा, इन सभी चीज़ों को दिखाकर और सभी चीज़ों को बताकर, ताकि जो देश से आते हैं उनको भी एक सांस्कृतिक विरासत में क्या क्या बातें आई है इनकी जानकारी तरह हो जाए। उसी के आधार पर कुछ बातें जो चलती है, उसी का जो हमने भी कहा है, जिक्र किया है, जैसे G20 का पूरा थीम है वो सभी 20 को लागू होता है, सभी देशों के लिए लागू होता है। आप सबको अनुवादित है, कई तरह से चल रहा है, उसका थीम चल रहा है वसुधैव कुटुंबकम, यानी अंग्रेजी करने के लिए सभी के लिए उसका अंग्रेजी इस प्रकार से किया गया है। इस प्रकार से वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। अगर हम इसका हिंदी अनुवाद करें तो एक पृथ्वी है पूरी, उसके अंदर एक ही परिवार माने, और उसके अंदर सभी का फ्यूचर, भविष्य एक ही रहे। उसी बिंदुओं के आसपास सभी लोग, सभी 20 अपने अपने विषयों पर भी चर्चा करें, उसके आधार पर रहे। तो इसीलिए L20 के भी कुछ विषय अमृतसर में जो 2 निकल कर आए थे, ऐसे 2 विषय में टास्क फोर्स के अंदर पूरी अवस्था से चर्चा 2 आने वाले दिनों में करेंगे, जिसमें 2 विषय प्रमुख बाहर आए। एक है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी, और दूसरा है वुमेन एंड फ्यूचर ऑफ वर्क। अगर इसका हिंदी करें तो हम समझ सकते हैं, बट फिर भी पूरे सामाजिक सुरक्षा जो है वैश्विक के रूप में देखा जाना चाहिए, और ये पूरा ग्लोबली वर्क चलता है, इसीलिए महिला एवं सारा आने वाला विकास का वर्क, इस वर्क के आधार पर पूरी महिला है। 1-2 फिगर की जानकारी के लिए पूरे विश्व में भी महिलाओं के लिए अब सब मानते हैं, हमारे नॉलेज में भी था, लेकिन कुछ देशों ने आके सब जानकारियाँ दिया है, पता चल रहा है। अभी तक हम तो है कि महिला विदेश में ज़्यादा कार्यरत है, लेकिन अगर समझे तो केवल पूरे विश्व का इतना 32% महिला ही अभी कार्यरत है, जिसमें भारत में हम समझ सकते कम भी हो सकता है, लेकिन उसके पूरे विश्व में एक औसत के रूप में 32% है। उस अंक को भी बढ़ाना चाहिए, और सभी क्षेत्रों में महिलाओं की कार्य साझेदारी, कार्य विभाग संभालना, ऐसा एक सोच होता है, और उसी के चलते हुए इसीलिए उसमें डिसेंट वर्क की भी भूमिका रहे, डिसेंट वर्क भी कार्य चलता रहे से। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी के विषय में बहुत सारे कई बिंदु आते हैं। उसमें प्रमुख बिंदुओं पर, जैसे जब तक स्किल ट्रेनिंग नहीं होगा, जब तक कुशलता का उसका अभियान नहीं होगा, यानी इस कुशलता का बढ़ावा नहीं देगा, अर्धकुशल से कुशलता और अकुशल से अर्धकुशलता, ऐसे विषयों पर भी जानकारी और इस प्रकार से करना है। उसके साथ साथ हम अभी तक लग रहे थे, लेकिन कोविड के चलते हुए सभी को पता चल गया, सारे विश्व के देशों को पता चला है कि वहाँ पर भी कहीं ना कहीं सामाजिक सुरक्षा की कमियाँ है, अच्छी भी है लेकिन कमियां भी है, त्रुटियां भी है। तो सारे देश चाहते हैं कि सामाजिक सुरक्षा सभी को प्राप्त किया जाए। या अगर हम अपनी तरफ से बात करें तो अपने यहाँ 2 बड़े प्रमुख क्षेत्र है, एक संगठित क्षेत्र और दूसरा असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र में भी कई जगह पर ये सामाजिक सुरक्षाएँ है, लेकिन असंगठित क्षेत्रों में तो करीब न के बराबर ही है। और आप सब जानते हैं कि भारतवर्ष में असंगठित क्षेत्र के लिए काम करने वाले करीब 94%, 94% लोग असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और संगठित क्षेत्र में केवल 6 से 7% कार्य कर रहे हैं। इसलिए सामाजिक सुरक्षा भी बहुत बड़ी आवश्यकता है, और पूरे विश्व में इस प्रकार से है। एक बात ये भी है कि G20 के अंतर्गत जो आते हैं 20 देश और उससे यूरोप यूनियन के कुछ 7-8 मिलकर, इस प्रकार से इन सभी देशों में 80% इकोनॉमी पूरे विश्व की आ जाती है, और इसीलिए इनका महत्व, इसीलिए G20, L20 पूरे विश्व के लिए बड़ा महत्व बन जाता है, क्योंकि उसके आधार पर आने वाले पूरे कार्यवृत्त, उनके आने वाले पूरी इकोनॉमी और इस प्रकार से पूरा भविष्य उसके अंतर्गत देखा जाता है।
अब आप हम भी सब पहले दूसरे लोग भी इस प्रकार करते हैं, लेकिन सामाजिक सुरक्षा का एक विषय पड़ता है कि इसके साथ साथ अनऑर्गेनाइज असंगठित क्षेत्र में कैसे देना, लेकिन साथ साथ कुछ कंट्रीब्यूशन देना है तो फंडिंग की व्यवस्था भी देखनी पड़ती है। ये वित्त मंत्रालय का भी विषय है, एम्प्लॉयर्स का भी विषय है, एम्प्लॉई का भी विषय है। ये सभी लोगों के लिए सोचने का विषय है कि सामाजिक सुरक्षा की योजना बन सकती है, लेकिन इस योजना के अंतर्गत जो सारी फंडिंग वगैरह की व्यवस्था हो सकती है, इस फंडिंग की व्यवस्था कैसे की जाए, किस प्रकार से की जाए, ये भी सोचने का एक विषय आता है। इसके चलते हुए कोविड-19 में एक और विषय भी सबके ध्यान में आ गया है, माइग्रेशन ऑफ लेबर माइग्रेशन बहुत हुआ है। हम सब जानते हैं कि भारत इतना बड़ा देश है, उसके आधार पर उदाहरण ले तो एक राज्य से दूसरे राज्य में, दूसरे राज्य से तीसरे राज्य में लेबर काम करने के लिए निकलती ही है, अपने क्षेत्र छोड़ के दूसरे क्षेत्र में जाते ही है। इसी प्रकार से एक देश से दूसरे देश में भी लेबर बहुत जाते हैं, चाहे भारत से सऊदी अरेबिया गए, भारत से अमेरिका गए, भारत से कनाडा गए, यूके गए, इस प्रकार से। इसी प्रकार से दूसरे देशों के भी कई लेबर्स यहाँ पर भी काम करने उपस्थित हुए। तो इन सब के लिए भी सोचना है। अभी तक ये चल रहा और सारे विश्व के देशों में जो चर्चा हुई, अंतर्गत हुआ, पता चला कि माइग्रेशन लेबर के लिए, माइग्रेंट लेबर के लिए अभी तक कोई ठीक से सोशल सिक्योरिटी का प्रावधान नहीं है। इसलिए उस पर भी एक चर्चा, इस पर कुछ योजना या इस पर कुछ जोर लगा के बात हो जाए तो सभी के लिए उसके लिए सुविधा हो जाएगी। इसी प्रकार से कि भारत का गया हुआ मजदूर, उसके लिए भी सुविधा, बाहर से आया हुआ और भारत में उसके लिए भी सुविधा, ऐसी एक बात हो जाती है तो अच्छा है। इस विषय पर भी टास्क फोर्स के अंदर कुछ जानकारी मिलेगी। विदेश से आने वाले लोग अपने अपने देश के अनुभव बता रहे हैं, जैसे अमृतसर की बैठक में भी बताया है, यहाँ पर भी और अधिक उसको रिफाइंड किया जाएगा, उस विषयों को लेके आगे बढ़ोतरी की जाएगी और इस समिट को शिखर सम्मेलन के रूप में हम देखते हैं। तो करीब करीब हमें उम्मीद है, अभी तक जिन जिन लोगों ने हमको कहा है, ऐसे विदेश के करीब 63 लोग यहाँ पर उपस्थित रहने वाले हैं, उनकी पूरी कन्फर्मेशन आ चुकी है। और ऐसे विविध देश पूरे जो है G20 के ये और कुछ मेहमान देश जो गेस्ट कंट्रीज़ कहते हैं, वो सारे देशों के कुछ न कुछ आएंगे। कुछ विदेश से एक्सपर्ट्स भी आएंगे जो विद्वान कहा जाता है, ऐसे विद्वान लोग भी आकर इस पर थोड़ा बात करेंगे और अपना अपना प्रेजेंटेशन भी हम सबके बीच में रखेंगे। और इस प्रकार से भारत से भी कुछ अपने ट्रेड यूनियन के लीडर्स रहेंगे उपस्थित, यहाँ पर भी एक्सपर्ट्स रहेंगे और कुछ ऐसे विशेष आमंत्रित लोग रहेंगे जिस प्रकार से। लेकिन यहाँ पर भी बिहार पटना की व्यवस्था के कारण ये प्रशासन, पूरे कल्चरल डिपार्टमेंट, बिहार की पूरी सरकार के विविध मंत्रालयों द्वारा पूरी एक ठीक से व्यवस्था बनी है। क्योंकि इस पूरी व्यवस्था देखने के लिए हमारे पूरे सेक्रेटरीट द्वारा पिछले कई महीनों से इसकी एक्सरसाइज चल रही है, किस प्रकार से सारे आगंतुक की व्यवस्था चल रही है। जैसे आप देखते हैं पूरे पटना में अपने सारा ब्रांडिंग हो गया है, G20, L20, इसी प्रकार से इस सारी व्यवस्था में पूरा सहयोग, यानी पुलिसकर्मी से लेके आरोग्य से लेके हर प्रकार के सारे लोग एक न एक बहुत अच्छी तरह से इसका सहयोग मिल रहा है। जैसे आज भी देखते हैं कि आप लोगों का भी इस प्रकार से सहयोग मिल रहा है, ताकि आपके माध्यम से जो आने वाले दिनों में है तो सबके बीच में इस कार्यक्रम जाए। इस बीच दौरान, क्योंकि इसको जन भागीदारी कार्यक्रम बनाने का भी सबके बीच तय हुआ था, इसलिए बहुत सारे इवेंट्स इसके बीच हुए हैं। तो L20 के पहले समिट के पहले कई जगह पे देश के अलग अलग कोने पे, चाहे गुवाहाटी हो, चाहे कन्याकुमारी हो, केरल में हो, जबलपुर में हो, बिलासपुर में हो, या गुजरात हो, आसाम हो, गुवाहाटी और कश्मीर हो, इस प्रकार से अलग अलग जगह पर इस L20 के इवेंट्स बहुत सारे हुए हैं। वहाँ पर भी इस कल्चरल की व्यवस्था के आधार पर और सारी व्यवस्था के आधार पर सारे अच्छे, छोटी संख्या से लेकर बड़ी संख्या में जन भागीदारी को त्वरित करने के लिए कार्यक्रम किया। लेकिन सबसे बीच में पहुँचना है तो ये सबसे बड़ा माध्यम मीडिया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं प्रिंट मीडिया, इन दोनों माध्यम के द्वारा बहुत अच्छी तरह से पहुंचाया जा सकता है। मुझे भी उम्मीद है कि आप लोगों के माध्यम से पूरे बिहार में तो खबर फैलेगी, लेकिन भारतवर्ष में फैलेगी और इसको देखने के लिए पूरा विश्व नज़रबंद कर रहा है। और न केवल G20 के कुछ प्रमुख प्रतिनिधि ही यहाँ आएंगे, लेकिन उसके अलावा भी बाकी पूरा देश, उनके लोग, उनके साथी सब लोग देख रहे हैं। क्योंकि आप लोगों की जानकारी के लिए उसके चलते हुए
जैसे मैंने कहा पहले, EWG जो रहता है, जिसको कहते हैं एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप, इसकी 3 बैठकें हो चुकी है। जोधपुर में लगातार हो गई, गुवाहाटी में हो गई और अभी अभी जिनीवा में हो गई। इस प्रकार से वहाँ पर सरकार के भी काफ़ी प्रतिनिधि आए, वो भी कुछ प्रतिनिधि चुनकर आए, वहाँ पर भी बात हुई, उनके सामने B20 L20 सभी बातें हुई। और वहाँ पर जो भी बाकी अन्य लोग सरकार के जो वहाँ रहते हैं, वो भी उसका लाइव प्रसारण देखते रहते हैं कि किस प्रकार से कार्यवाही और टर्न अप लेती है। बहुत सारे विश्व के संगठन भी इस पर निगाह रखी है, यहाँ पर भी हमारे निगाह रखी है। हमने भी देखा है कि पटना का नाम सुनते ही आज पटना का नाम पूरे वैश्विक फलक पर भी पहुंचा है। वैसे पहले से तो था ही, लेकिन जिन जिन छोटे देशों को अगर जानकारी नहीं था, उनके पास भी पटना का इस प्रकार से नाम कम से कम पहुंचा। L20 की समिट पटना में हो रही है और उसके चलते महत्व इसी कारण पटना का भी बड़ा है, उसी पटना के कारण L20 का भी महत्व बड़ा है। दोनों का महत्व एक दूसरे के कारण इतना आगे बढ़ चुका है, इसके चलते हुए सफलता प्राप्त होने वाली है। आप सभी बंधुओं से, भगिनियों से इतना निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से आप सारी चीज़ें लिए हैं, इस सारी चीज़ों को अच्छी सी तरह से कोने कोने तक अपनी प्रसारित करेंगे और अच्छी सी प्रकार से, तो इसकी सफलता और अधिक प्राप्त होगी। उसमें जो भी कुछ बातें हैं वो भी है, हम सब गुजारिश करेंगे, कोशिश करेंगे। मैं मालवीय साहब से भी विनती करूंगा, अगर संभव होगा और आप लोगों के पास समय होगा तो आखिरी दिन 23 को भी एक बार बैठ के हम लोग बात कर सकते हैं पत्रकार वार्ता में कि किसी प्रकार से, हाँ, किसी प्रकार से इस प्रकार की जो व्यवस्था हुई है उसके अंतर्गत जो बातें हुई है तो आप सबको पहले साझा की जाए। तो आज इस प्रकार से भी आप सबके लिए पहले प्रमुख तौर से साझा किया जा रहा है और इस PIB माध्यम और आप सबके माध्यम से आज का ये समाचार मुझे पूरा जागृत है कि पूरा विश्व भर में चला जाएगा। इसके पूर्व मुझे 3-4 बार विदेशों से भी फ़ोन आ चुके हैं कि अभी तक कुछ समाचार प्रसारित नहीं हुआ है, लेकिन इस वार्ता समाप्त होने के बाद तुरंत ये चला जाएगा। और आप सब जानते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से आजकल बहुत त्वरित ही इन समाचार चल रहे हैं, तो काफ़ी लोगों की निगाहें है। इस निगाह के चलते हुए मैं आपसे फिर से अनुरोध करता हूं कि आप लोग पधारे आए, इसीलिए तहे दिल का धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं और हमारी बात को सही तरीके से आप लेके उसका खुलासा करेंगे, ऐसी उम्मीद के साथ आपके द्वारा ही इस 2 दिवस समिट सफलता का सर करेंगे। इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू। आप में से यदि किसी मित्र को कोई प्रश्न पूछना हो इस विषय में तो फ्लोर ओपन है। आप हाथ खड़ा करेंगे तो माइक आपके पास आएगा। दीजिए इधर प्लीज, अपना नाम और बता करके करना। सर, मेरा नाम आशुतोष चंद्रा है, मैं कशिश न्यूज़ का प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हूँ। एक जानकारी मुझे ये चाहिए थी, ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा है कि आखिर मीडिया कहाँ कहाँ किस इवेंट को कवर कर पाएगा, क्योंकि 2 दिनों का कार्यक्रम है, अलग अलग डेलीगेट्स आ रहे हैं। अगर बात करने की इच्छा हो तो कहाँ बात की जा सकती है, क्या इनॉग्रेल सेशन में मीडिया को अलाउ होगा या नहीं होगा, काइंडली इस बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दी जाए। थैंक यू। आपके लिए प्रतिनिधियों से बातचीत करने का अवसर तो मिलेगा। आप होटल मोरिया में जैसे बाहर जाएंगे, अभी भी म्यूजियम जाएंगे, परसों गुरुद्वारा जाएंगे, नालंदा जाएंगे, तो बात करने का अवसर तो मिलेगा। किंतु कल सवेरे जो इनॉग्रेल सेशन है वो आपको DD न्यूज़ या जो सरकारी सिस्टम उसके माध्यम से ही आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ME की कुछ गाइडलाइंस है। मिनिस्टर अभी भी आप देखेंगे तो दुनिया भर का सिक्योरिटी सिस्टम यहाँ पटना शहर में लगा है, तो ME की गाइडलाइन के हिसाब से कुछ रिस्ट्रिक्शंस आएंगी, किंतु आपको सारी ब्रीफिंग इसकी दी जाएगी। हेलो जी सर, इधर दीजिए भैया माइक। हेलो हेलो, एक पहले इधर कर लें फिर उधर करते हैं। इधर दो सर को दीजिए, फिर उधर करेंगे। ये L20 की समिट पटना में हो रही है। आपने कहा कि बिहार में पढ़ाई लिखाई जो विद्या का बात है, विद्या के लिए जाना जाता है, बात सही है। बिहार के कई लोग काफ़ी शीर्ष स्थान पर हैं। और एक और ये एक पहलू ये भी है, उसको आप ग्रे शेड या ग्रे एरिया कह सकते हैं, कि बिहार से लेबर भी काफ़ी संख्या में दूसरे राज्यों में जाते हैं। और जहां आपने लास्ट समिट की अमृतसर में, पंजाब में भी बिहार से काफ़ी लेबर हैं। तो आप ये लेबर समिट है, तो ये एक माइग्रेंट लेबर, तो माइग्रेंट लेबर बड़ा एक सीरियस इशू है और उसका बहुत ही
जो उसको कहते हैं कि भयानक उसका जो स्वरूप दिखाई पड़ा वो कोरोना में पड़ा। तो कोविड जो आपका कोविड-19 में जो पड़ा उसमें है कि दिल्ली से कितने लोग लेबर बिहार में पैदल चले आए, कैसे कैसे चले आए, ये बोलने की जरूरत नहीं है, सभी लोग जानते हैं। आप तो हाँ, तो ये मेरा ये सवाल ये है कि माइग्रेंट लेबर पर जो टास्क फोर्स आप लोग बनाए हैं और तो माइग्रेंट लेबर पर क्या अप्रोच है और भारत की ओर से क्या कदम उठाया जा रहा है, और ये जो समिट होगा या अमृतसर में जो समिट हुआ तो ग्लोबल लेवल पर इस पर क्या सॉल्यूशन निकलेगा जो कि भारत सहित सभी जगह ये माइग्रेंट लेबर की स्थिति में सुधार हो और उसको जॉब करने का अच्छा स्थिति हो। बहुत ठीक बताया आपने। माइग्रेंट लेबर का इश्यू ज़्यादा हम इस साइड में जाएगा माइक। सबको तभी ही पता चला जब कोविड-19 आया, और न केवल भारत में लेकिन पूरे विश्व में इसकी पूरी पता चली। एक बड़ा उस पर ही बिंदु उस पर कर आया कि हेल्थ के बारे में, यानी आरोग्य के बारे में सभी के लिए, न केवल माइग्रेंट लेकिन इन सभी के लिए कोरोना के काल में भी इस प्रकार की उचित व्यवस्था नहीं, ये सबके ध्यान में आया। तो इसीलिए हम सबके ध्यान में भी आया, और इसकी जब प्रियम्बल कुछ पहले प्रस्तावनाएं बातचीत हो रही थी तो सभी देशों के बीच में यही बात आई कि सबसे पहले मतलब इस माइग्रेंट लेबर को भी इंक्लूड करते हुए और इन सारी व्यवस्था को अगर हम बनाते हैं तो उनके भी सोशल सिक्योरिटी की आवश्यकता है। इसीलिए सोशल सिक्योरिटी अगर उनको एक बार मिल जाती है तो जैसे कॉमन कोड हो जाता है, क्षमा करें, जिसी तरह से पूरे भारत इतना लंबा देश है तो इसीलिए एक कोने से दूसरे कोने में भले जाए मान लो, लेकिन फिर भी उसकी सोशल सिक्योरिटी अगर बनी रहती है तो इसी प्रकार से इस सुविधा के कारण इस माइग्रेंट लेबर के अपने जो भी कर्मचारी है, चाहे बिहार का हो या फिर पंजाब का हो या कहीं से भी, तो उसको एक पूरी परमानेंट सुविधा मिल जाएगी। ये भी एक है। दूसरा भी बताता हूँ आपके ध्यान में रहे इसलिए, बिहार से भी कई लोग सऊदी अरेबिया में गए हैं, तो सऊदी अरेबिया में भी आज उनके लिए वो फैसिलिटी नहीं है। तो ये भी हम चाहते हैं कि सऊदी अरेबिया भी इस प्रकार से अडप्ट कर ले, इसलिए हमने सऊदी अरेबिया भी यहाँ पर उसके प्रतिनिधि बंधु आए हैं, पधारे हैं। ये सब भी बात होगा सभी देशों से, और उनके यहाँ क्या व्यवस्था वो दे सकते हैं और उसके आधार पर दूसरे देश भी उन्हीं के देशों के लोगों क्या देंगे, वो सारी व्यवस्था इस टास्क फोर्स में भी कुछ बात बताएंगे और उन्हीं चीज़ों को उसमें लेकर उसका फाइनल सबमिट में स्वरूप में हम घोषित करेंगे। इसमें मैं अध्यक्ष जी की बात में एक बात और जोड़ता हूँ। इस समिट में अमृतसर में भी हमने चर्चा की थी, इंटरनेशनल पोर्टेबिलिटी ऑफ सोशल सिक्योरिटी फंड। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी श्रमिक इधर से उधर जाते हैं, उनका जो भी सामाजिक सुरक्षा के नाम पर जो भी फंड करता है, जब वो अपनी मातृभूमि को लौटते हैं तो वो पैसा उसके साथ आना चाहिए। इसलिए इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल पोर्टेबिलिटी ऑफ सोशल सिक्योरिटी फंड, इस पर भी भारतीय मजदूर संघ और L20 के देशों ने चर्चा की है, और एक स्टेटमेंट हमने अमृतसर स्टेटमेंट में इसको लाया था। अब उस पर और चर्चा करके उसका व्यापक स्वरूप बनाएंगे। ILO में भी ये विषय जनेवा में भी आया है। हेलो प्लीज। हेलो सर मेरा नाम सर पहले एक सर एक मिनट प्लीज। हाँ हेलो सर मेरा नाम कैलाशपति मिश्रा है, मैं प्रभात खबर में विशेष संवाददाता हूँ। बोलने शुरू हो गए। हेलो ये तो माइक ले लीजिए। हेलो कैलाशपति जी बोलिए आप। हेलो, काम नहीं कर रहा माइक आप। हाँ सर ये बताइए कि इंडिया के कितने ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नाम बताइए। कौन कौन जो ट्रेड यूनियन है उनके प्रतिनिधि इसमें हैं? इसमें भारत के इंटेक आएगा, TUCC आएगा, NFITU आएगा, HMKP आएगा, NLO आएगा, और HMS के प्रतिनिधि भी इंडिपेंडेंट इस नाम से आएंगे। ऐसे 6-7 संगठनों के प्रतिनिधि आएंगे और बहुत सारे स्वतंत्र संगठन हैं, उनके प्रतिनिधि आएंगे। जी, ये इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी फंड की जो आप बात कर रहे हैं, तो वो क्या अभी किस स्वरूप में है, एग्जिस्टेंस में है, क्या उसको एस्टेब्लिश करना है? अभी एस्टेब्लिश करना है, अभी येट टू बी एस्टेब्लिश, अभी विचार के स्तर पर है। अभी उसकी चर्चा करके नेशनल हेड की मीटिंग में इसको ले जा करके डिक्लेरेशन को, और इस पर आगे काम करना है। तो इसमें भारत इनिशिएटिव और ये ले रहा है, भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें इनिशिएटिव ले रही है। जी जी जी,
और ये बात ये है कि आप भारत में ये हो रहा है और पटना में हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो देश है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, उसमें उसके प्रियम्बुल में, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बुल में समाजवाद शब्द जोड़ा गया। तो समाजवाद हम परिकल्पना करते हैं कि सोशल इक्वलिटी हो, तो उसमें जो सबसे पीछे है, जैसे जो मजदूर की बात हम लोग कर रहे हैं, तो उसके लिए पूरा इंतजाम किया जाए। तो वो जो फंड है वो तो बात है, और ये जो खास करके तो बहुत लंबा नहीं, नहीं एक सेकंड, सऊदी एक मिनट नहीं, बहुत लंबा मत करिए प्लीज, लंबा नहीं। सऊदी अरबिया के संबंध में कुछ बता दे। सऊदी अरबिया बताएंगे, इधर से पूछिए, बहुत लंबा भाषण नहीं, सवाल आना है। बोलिए भाई, हाँ दीजिए ना भाई, अरे इधर माइक दो, सुनो, ए भाई यस छोड़ दो, उधर माइक दो, लंबा भाषण से काम नहीं चलेगा। मेरा नाम किरनेश है, मैं राष्ट्रीय सहारा से हूँ। मेरा सवाल है जो थोड़ा देखने दीजिए भैया, थोड़ा देखने दीजिए ना, कौन पूछ रहे हैं। मेरा सवाल है, क्या कोई लेफ्ट ट्रेड यूनियन इसमें शामिल नहीं हो रहा है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, भारतीय मजदूर संघ इसकी अध्यक्षता कर रहा है, अच्छी बात है, भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है। क्या भारतीय मजदूर संघ जो कितने लेबर कोड बिल विधेयक एक्ट है उसको समाप्त किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा? हम विदेश में बात कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक सुरक्षा हो, मजदूरों का हो, अच्छी है, लेकिन भारत में ही कई मजदूर एक्ट है जिसको उस मजदूरों के हित वाले सरकार समाप्त कर रही है, उसके समझ क्या कहना है भारतीय मजदूर संघ का? लेबर कोड का जहां तक सवाल है, भारतीय मजदूर संघ ने दो कोड ऑन वेजेज और कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, इसका आगे बढ़कर स्वागत किया है। और कोड ऑन IR और कोड ऑन OSH, उस पर हमारा रिजर्वेशन है, उसमें हम अमेंडमेंट चाहते हैं, इसलिए अभी इम्प्लीमेंटेशन के स्तर पर बात नहीं आई है। दो कोड का हम स्वागत कर रहे हैं, दो कोड में रिजर्वेशन के साथ हम उसमें अमेंडमेंट के चाहते हैं, इसलिए अभी तक इम्प्लीमेंटेशन की बात नहीं आई है लेबर कोड की। और जहाँ तक ट्रेड यूनियन की बात है, तो इंटेक है, UTUC है, NLO है, HMKP है, TUCC है, NFITU है, HMS का भी एक हिस्सा है। ऐसे बड़े संगठन, UTUC, ऐसे बड़े संगठन इसमें शामिल हैं। मुझे लगता है कि सर एक सवाल मेरा है। मेरा नाम जर्रीन फातिमा है, मैं इनकलाब की रिपोर्टर हूँ। मेरा सवाल ये है कि आपने अभी कहा कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे सिर्फ 32% फीमेल ही वर्किंग फील्ड में है। पहली तो मुझे इसकी वजह बताइए। दूसरी चीज़, जब आप सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो आपको पता है कि हर जगह जब सोशल सिक्योरिटी की बात आती है और हर तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं उनके सामने, उसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो ऐसे में फीमेल क्या करे? और इस प्रोग्राम के होने के बाद क्या चांसेस हैं कि कितनी फीमेल बढ़ेंगी? सही बताया आपने, और यही तकलीफ है कि पूरे विश्व में और इसमें कि या तो कहीं जगह महिला नेतृत्व यानी काम के लिए नेतृत्व वो नहीं स्वीकार रही, या उसको मौका भी नहीं दिया जाता। तो इसीलिए इस पर सारे लोगों ने अपनी कठिनाइयाँ जताई है, विश्व के सभी देशों ने, कि कैसे उसको प्रमोट किया जाए ताकि महिला हर कार्य में आगे आए। और इसीलिए प्रमोट के कुछ बिंदु बनने चाहिए ताकि महिला उसको स्वीकार करे, और उसके लिए उसकी कुछ सुविधाएं होगी, क्योंकि पुरुष से कुछ हटकर महिला की बात रहती है कुछ चीज़ों में, इसलिए उसको कुछ सुविधाएं दे जाए। कई जगह ये भी ध्यान में आया, इसीलिए इक्वल पे इक्वल रेम्यूनरेशन है, यानी मतलब जेंडर बेस भी कई बार इनइक्वालिटी बनती है, पुरुष को एक तनख्वाह और महिला को एक तनख्वाह, तो ये भी नहीं होना। इसी प्रकार से बहुत सारे बिंदु आए, उसको जोड़ना है, और इसी प्रकार की समिट और इस पर चर्चा होगी। विश्व के सभी लोग इस पर देखेंगे, ध्यान करेंगे, और इसीलिए उस पर आगे करके कुछ न कुछ बात होगी। तो हमें उम्मीद है कि इसके माध्यम से ही जो महिला का प्रतिनिधित्व है बढ़ रहा है। विश्व के कई ऐसी संस्थाओं में अभी लिख कर आता है कि 50% महिला उसमें शामिल किया जाए, यानी मतलब कहीं कोई सेमिनार हो, कहीं कोई वर्कशॉप हो, कोई बैठक हो, तो उसमें साफ साफ लिखते हैं। भारत में भी इस प्रकार से है। अगर आप मैं एक उदाहरण दूँ कि वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा दिल्ली में, वहाँ पर भी अगर कहीं भेजना है तो वहाँ पर भी आता है कि महिलाओं का समान प्रतिनिधित्व दीजिए, यानी 4 देना है तो 2 पुरुष 2 महिला इस प्रकार से दीजिए। तो इस लगता है कि धीरे धीरे इस बातों को प्रमोट करेंगे तो महिलाओं का ज़्यादा भागीदारी होगा। मुझे लगता है कि बहुत सारी बात होगी, पर मैं आप सबको चाय पर आमंत्रण करता हूँ। बाहर में
चाय है, आप व्यक्तिगत बात कर सकते हैं। सुनिए भाई, असंगठित क्षेत्र की बात आई, क्या है? जो भविष्य निधि संगठन है उसमें एक पैसा जो काम करते हैं उनका कटता है और एम्प्लॉयर जो है मैचिंग अमाउंट देता है, उसमें काफ़ी सारी गड़बड़ियाँ हैं, एनरोलमेंट ठीक से नहीं होता है और एक बहुत बड़ा संगठन है जो मजदूरों का एनरोलमेंट करता है। इस पर क्या चर्चा होगी इसमें, क्योंकि बहुत सारी गड़बड़ियाँ, मैचिंग अमाउंट नहीं दिया जाता है और एम्प्लॉयर इस तरह से उसमें फजिंग करता है, तो इस पर क्या चर्चा होगी? सर, इस पर आप एक बार कोई व्यक्तिगत मामला होगा तो आप बताइए। वैसे पीएफ में इन जनरल भारतीय मजदूर संघ बहुत आगे बढ़ करके इसकी चीज़ों को ठीक कर रहा है और आज भी बहुत कुछ अच्छा है, किंतु कुछ गड़बड़ है उसको और ठीक करेंगे। आप बताइए, आप सब चाय पर आइए, वहीं चर्चा करते हैं, चर्चा करेंगे चाय पर। थैंक यू।